बहराइच की घटना, ये घटना एक ऐसी घटना है जिस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं हो सकती है। बड़ा संवेदनशील मामला होता है और ऐसे में सभी को इसमें बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है। तो पहली अपील, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से कोई जानकारी आ रही हो, इनका प्रसार ना करें, इन पर ध्यान ना दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहराइच का ये क्षेत्र संवेदनशील वैसे भी रहा है। कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी इस पर शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद फिर से हिंसा भड़क गई। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की। वहीं इस घटना को लेकर सीएम योगी एक्शन में है। सीएम योगी ने साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी के कड़े तेवर के बाद 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है, क्या ये एक साजिश है? एक तरफ यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में माहौल आखिर कौन बिगाड़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क गई। महासी के महाराजगंज इलाके में प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत पर लोगों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। उग्र भीड़ ने दुकान और कार और बाइक शोरूम में आग लगा दी, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग को लेकर भीड़ उग्र हो गई। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। हालात ऐसे हो गए कि खुद एसपी वृंदा शुक्ला और डीएम मोनिका रानी को भी हेलमेट पहनकर सड़क पर उतरना पड़ा। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर। 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। वहीं बहराइच में बवाल को लेकर सीएम योगी एक्शन में है। सीएम योगी ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। सीएम योगी के कड़े तेवर के बाद मुख्य आरोपी समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही 30 बवालियों को भी अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के महसी के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में कहासुनी हुई। फिर कहासुनी जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। पथराव, फायरिंग और आगजनी शुरू कर दी गई। इस दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद विरोध में लोगों का प्रदर्शन हिंसक हो उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सवाल बरकरार है, साजिश के पीछे कौन? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये साजिश है? इस पर क्या कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर क्या कहा है। दोनों के बयान आपको पहले सुनवाते हैं। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये
किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं? ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? देखिए, दोनों ही बयान इशारे इशारे में आए। प्रशासनिक व्यवस्था पर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में इस लाउड स्पीकर के ज़रिए क्या कुछ कहा गया था उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उन चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं किसकी ताकत बढ़ गई है पिछले कुछ समय में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसे समय पर जो राजनीति, और ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। ये जो बहराइच वाला मामला है, राजनीतिक गलियारे में आप देखेंगे कि किस तरीके से इस पर काफ़ी बयानबाजी होगी। 10 सीटों पर उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, इसमें कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। जैसा मैंने कहा, संवेदनशील मामला है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, जो कि अध्यक्ष मुस्लिम जमात के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं उनसे बातचीत करूंगा। बरेलवी साहब, स्वागत है आपका। बरेलवी साहब, इस घटना पर पहले मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। मैं क्योंकि आपको एक ऐसे विचारक के तौर पर जानता हूं जो बहुत सदे अंदाज में इस तरह के विषयों पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपको दो राजनेताओं के बयान भी मैंने सुना दिए। एक तरीके से इशारों में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर कुछ ऐसा बज रहा था जिससे ये मामला भड़के, कुछ लोगों को नाराज करने की कोशिश हुई है, तो वो ये इस तरह की बात भी कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं किसकी ताकत पिछले दिनों में बढ़ गई है। मुझे आप ये थोड़ा, अगर राजनीतिक बयान आप समझ पाए हों तो इनके मायने समझाएं और खुद आपका व्यू क्या है इस पूरी घटना पर वो रखें। देखिए मोहतरम, जो कुछ भी घटना वहाँ बहराइच महसी महाराजगंज के इलाके में वाक़ हुई है वो नहायत ही अफसोसनाक है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए दोनों तरफ से वो कम है, और ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती और जमहूरियत का जो गुलदस्ता है वो इसी में है कि प्यार मोहब्बत से, भाईचारे के साथ जिस तरह रहते आए हैं रहते रहें। तो जब रहते रहेंगे और रहते आए हैं और रहना है, मिलजुल करके रहना है, तो इस तरीके से घटनाएं अंजाम देना दोनों तरफ से किसी एतबार से भी जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अब रह गई बात, मैं ख़ास तौर पर सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अमन और शांति के साथ में रहें, भाईचारे के साथ में रहें, कानून व्यवस्था को बनाए रखें, और कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे। जब ये होगा, एक दूसरे का सब लोग सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। अब मैं जहाँ तक अखिलेश यादव की बात और सुधांशु त्रिवेदी जी की बात पर आपने बात पूछी है, तो अखिलेश जी जो कह रहे हैं तो वो स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, वाज़ेह नहीं कर रहे हैं अपनी बात को, वो गोलमोल अपनी बातों को कह रहे हैं। माइक लाउड स्पीकर के ताल्लुक से वो क्या कहना चाहते हैं, अगर उन्होंने सुना था या उनको सुनाया गया था तो उनको इस बात को वाज़ेह करना चाहिए कि लाउड स्पीकर पे क्या बज रहा था। कोई गाना बज रहा था या कोई नारा लग रहा था, और वो गाना ऐसा था जो उत्तेजित था, या नारा ऐसा लग रहा था जो भड़काने वाला था, तो उन्होंने इस तरह की कोई वजाहत नहीं की अपने बयान में, उन्होंने गोलमोल कर दी अपनी बात को, उनको स्पष्ट करना चाहिए। अब रह गई सुधांशु त्रिवेदी जी की बात, तो वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन में इस मर्तबा अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में मजबूत है और उसकी सीटें काफ़ी बढ़ गई हैं, तो ये लोग जो है वो जगह जगह अपनी ताकत का और अपने राजनीतिक अप्रोच का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये मुजाहरा जो है वो एक तरीके से आने वाला जो लोकसभा या ज़िमनी माध्यमिक जो चुनाव हैं या दूसरी रियासतों में आने वाले रियासती चुनाव हैं, उसमें ये मुजाहरा करना है, और साजिश की तरफ जो इशारा है वो साजिश की तरफ इशारा, वो उन्होंने इस बात का नाम तो नहीं लिया, मगर जो उनका बयान में जो मैंने बैन सुतूर पढ़ा, दो लाइनों के बीच में जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो समाजवादी पार्टी इसके पीछे है या फिर कांग्रेस उसके पीछे है, और यही लॉबी खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन का बड़ा हिस्सा है, तो उनका इशारा ज्यादातर समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है कि समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है, उसके एमपीज बढ़े हैं, उसके एमएलएज बढ़े हैं, तो इस वजह से ये जगह जगह अपना मुजाहरा, अपनी ताकत का मुजाहरा इस तरीके से कर रहे हैं। ये
दोनों लोगों ने जो बातें कही हैं तो दोनों ने मुबहम और बंद लफ्जों में बातें कही हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, मगर उनके दोनों के लिए सियासी मजबूरियां हैं। उन सियासी मजबूरियों की वजह से वो लोग कह नहीं पाए। और मेरे लिए कोई सियासी मजबूरी नहीं है। मैं एक आज़ाद सामाजिक और धार्मिक मुस्लिम स्कॉलर हूं, तो इस वजह से मैं आपके सामने स्पष्ट बात कह रहा हूं। बहरहाल महसी महाराजगंज बहराइच में जो भी घटना हुई है वो अच्छी नहीं है, और जो भी हालात हो रहे हैं वो अच्छे नहीं है। वहाँ की इंतज़ामिया को चाहिए चुस्त दुरुस्त अंदाज में पहले ही कल सबसे पहली जो घटना हुई थी उसी दिन उसको संभाल लेना चाहिए था, और पूरे इलाके को संवेदनशील घोषित करते हुए चप्पे चप्पे पे पहरा बिठा देना चाहिए था। इसमें जिला बहराइच की इंतजामिया की थोड़ी चूक तो हुई है कि जब इस तरह के हालात थे, खुफिया तंत्र वहाँ की रिपोर्टें दे रहा था और भीड़ ज्यादा थी। जब समझ रहे थे कि यहाँ एक झंडा उतारा गया, दूसरा झंडा लगाया गया, यहाँ से इस विवाद की शुरुआत हुई। तो इस विवाद को समझते हुए, देखते हुए वहाँ पर फोर्स की तैनाती ज्यादा होना चाहिए। और आगे पीछे जुलूस जा रहा है तो उस जुलूस के रास्ते तयशुदा होंगे और उसी तयशुदा के रास्ते से जा रहा होगा, मगर उसमें फोर्स के इंतजाम कम दिख रहे हैं। वहाँ फोर्स के इंतजाम भी होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करते हुए काम करना चाहिए। कोई भी जुलूस हो, चाहे मुस्लिम्स का हो या हिंदू का हो, सिख का हो, जैनियों का हो, बुद्धिस्ट का हो, किसी का भी हो, सबको मजहबी जुलूसों का सम्मान करना चाहिए और सम्मान के साथ वो जुलूस निकलना चाहिए। और उसकी यानी मैं उर्दू के लफ्ज में कहूँ कि मजहबी जुलूस का जो तकद्दुस है उस तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए। तकद्दुस पामाल कब होता है? जब उसमें गलत तत्व, असामाजिक तत्व, शरपसंद लोग घुस जाते हैं और वो उल जलूल के नारेबाजी करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, तो उससे जो है मजहबी जुलूस का तकद्दुस पामाल होता है और फिर वहीं से खुराफात और शरारत शुरू हो जाती है। तो जो कन्वीनर लोग हैं, आयोजक लोग, इन लोगों को इन तमाम चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और हर वाक़ये से सबक लेना चाहिए। जिला इंतजामिया को इससे सबक लेकर आपने ठीक कहा कि यहाँ पर कुछ कमियां तो हैं, वो कमियां सामने आनी चाहिए। स्वामी चक्रपाणी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। स्वामी जी, ये बड़ा संवेदनशील विषय है, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव का भी एक बयान मैंने दिखाया शुरुआत में, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी साहब से उसी पर बात कर रहा था, और उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्पीकर पर कुछ चीज़ें बजाई गई थी, वो किन लोगों ने बजाई, स्थानीय प्रशासन ने पहले से क्यों नहीं मुस्तैदी दिखाई। अब साजिश तो है, लेकिन किसकी है, और पहले तो साजिश है नहीं है, ये एक सवाल खड़ा होगा। हालांकि जितने राजनीतिक बयान मैं सुन रहा हूं उसमें तो ऐसा लगता है कि वो साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ हीला हवाली बरती गई, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं किन लोगों की ताकत पिछले दिनों में बढ़ गई है जो बहुत ताकत बढ़ने की बात कहा करते थे। थोड़ा आप मुझे बताएं ये घटना क्या है और हिंदू महासभा इसको किस तरीके से देख रही है। प्रवीण जी, एक तो सबसे पहले उसमें एक युवक की जो है मार दिया गया और उसकी हत्या हो गई। सबसे पहले तो मैं उसको संवेदना व्यक्त करता हूँ, उसके परिवार को परमात्मा इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। और दूसरी बात, जो अराजक तत्व जिन लोगों ने उस पे किया, जिन जिहादियों ने उस पे कड़ी से कठोर कार्रवाई हुई। हमारे सामने अध्यक्ष मुस्लिम जमात के जो मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी साहब बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर आपके यहाँ जो जिहादी जो उपद्रवी हैं, आखिर इतने आजकल जो है मूर्ति विसर्जन पे ईंट पत्थर जो मारने का कार्य करते हैं, आपकी मुस्लिम संस्था या आप लोग जितने सम्मानित आप धर्म गुरु हैं, आपका कर्तव्य होता कि कम से कम आप लोग एक फतवा इस पे जारी किया करते, तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता कि भाई आए दिन जब रामनवमी पे पत्थरबाजी हो रहा है, कभी गणेश विसर्जन जब होता है उस पे गणेश जी की प्रतिमा पे पत्थरबाजी होता है, कभी जो है हनुमान जयंती पे हनुमान जी की प्रतिमा पे होता है पत्थरबाजी। क्या कभी आप और भी मस्जिदों से, मदरसों से कभी आपने कभी भी सुना है प्रवीण जी की किसी मंदिर से ताजिए पे या मुस्लिम भाइयों के किसी कार्यक्रम पे ईटा पत्थर चले हो? कभी नहीं चला है। लेकिन ये पता नहीं कितनी नफरत और घृणा भरा गया है जिहादी जो उपद्रवी हैं कि वो हिंदुओं को देखते ही, प्रतिमाओं को देखते ही ईटा पत्थर चलाने लगते हैं, क्योंकि उनको सिखाया जा रहा है
हमें तो सिखाया जा रहा है कि भाई हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, हम तो सेकुलर हैं, और इनको सिखाया जाता है ये काफिर है। तो मौलाना साहब, मेरा आपसे निवेदन है, इसके जितने हिंसे हो रहे हैं इसमें हमें कहीं ना कहीं अब इन अराजक तत्वों की हम क्या बात करें, जो जिम्मेदार लोग हैं वो दोषी हैं। मेरी तरफ से भी मैं कह रहा हूं कि अगर जो कोई भी अगर जो हिंदू करता तो मैं खुद ही उसको निंदा करता हूं, उसको रोकने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कभी ऐसा नहीं होता। घटनाओं पे घटनाओं दिन पर दिन होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और हम सिर्फ संवेदना करते हैं। सवाल यह है कि हम धर्मगुरु हैं, आप धर्मगुरु हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि जब अराजकता, चाहे वो लव जिहाद के माध्यम से हो, चाहे और लैंड जिहाद के माध्यम से हो, चाहे लोगों की इस तरह की घरों में घुस के हत्या करने की बात हो, आप लोगों को कम से कम ये जिम्मेदारी थी कि कम से कम बहुसंख्यक के प्रति अपनी वो दिखाए और अपने जिहादी के रूप में है उनके जी खिलाफ। जी, स्वामी चक्रपाणी जी, यहाँ तक की बात हमने सुनी। कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है क्योंकि आप ट्रैवल करते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी यहाँ तक की बात को जो सुना हमने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप बरेलवी साहब सुन रहे थे, इसमें मैं जो स्वामी चक्रपाणी जी बात रख रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जो युवा हैं, खासतौर पर जैसा उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में टिप्पणी करी कि जो युवक हैं उनको क्या सिखाया जा रहा है। दूसरे धर्म के प्रति श्रद्धा रखना या सम्मान रखना, चलिए श्रद्धा ना भी हो तो सम्मान रखना बहुत जरूरी है। यह एक बहुत महत्व का विषय है क्योंकि इससे आने वाली नस्लों के जहन में, और मैं जानता हूं कि आप खुद कट्टरपंथियों के खिलाफ खूब बोलते हैं, आपके खिलाफ भी कई ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो आपके खिलाफ भी बोलते दिखाई देते हैं, इसी पैनल पर कई बार ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी इन युवाओं की जहनियत जो है वो बिगड़े ना, और हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, जो खूबसूरती है हमारे देश की वो बरकरार रहे। इसके लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सभी एक दूसरे धर्म का सम्मान करें। और अगर मुस्लिम युवाओं को पहले से एक काफिर जैसे शब्द या मूर्ति पूजा पर कुछ भी सिखा दिया जाएगा तो ये फिर एक परेशानी का सबब बनता है, जैसा स्वामी चक्रपाणी जी कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, स्वामी जी काबिले एहतराम शख्सियत हैं और मजहबी रहनुमा हैं, इस हैसियत से सबके लिए एहतराम के लायक हैं। उन्होंने जो बातें कही, मैं उस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो घटना हुई है, मैंने पहले ही शुरुआती ही दौर में मैंने इसकी मजम्मत की और भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। अब रह गई, देखिए, जो वाक़या हुआ, तो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, ये आज की तारीख में बता रहा हूँ कि लगभग 10 साल में, इस 10 साल के अंदर अंदर कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जो है उभरे, संगठन उभरे, और उन्होंने नौजवानों को सोशल मीडिया के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से रेडिकलाइज करने की कोशिश की। और जो नौजवान है जो सोशल मीडिया पे इंटरनेट में लगा रहता है, वो रेडिकलाइज हुआ। अब उस सिलसिले में मैं बराबर, हमारी तहरीक, हम बराबर इस तरीके से आवाज़ें उठाते रहते हैं, अपने जलसे में, जुलूसों में तकरीरें कहते रहते हैं, नौजवानों को समझाते रहते हैं कि ऐसे सोशल साइट्स न देखें या ऐसा लिटरेचर नेट पे न पढ़ें जो आपकी जहन और फिक्र को तोड़ता हो और उत्तेजित करता हो, मुश्ताइल करता हो। आपने देखा होगा कि जब उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गई तो हत्या करने वालों के खिलाफ हमने फतवा दिया था। और आपने ये भी देखा होगा कि जब पीएफआई पर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो सबसे पहला शख्स मैं हूँ हिंदुस्तान में, आलिम दीन, कि मैंने प्रतिबंध लगाए जाने का मैंने स्वागत किया था, जिस पर मुझे जान से मारने की धमकी भी मिली। इस तरीके से ऐसे ही कुछ मैंने और भी कुछ बयान दिए थे कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ, तो उनका भी रोष मुझे झेलना पड़ा। मगर खैर, कोई बात नहीं, हक बात कहते रहना चाहिए, सच्ची बात कहते रहना चाहिए, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे कितना ही विरोध करे। ये जो रेडिकलाइज हुई है पब्लिक या नौजवान जो हुए हैं, इनको समझाने और इनको संभालने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूं कि दोनों मुझे बरेलवी साहब ये बताएं आप कि आप जैसे लोगों को सुनने के बजाय जो कट्टरपंथी विचारधारा वाले हैं, जो रेडिकलाइज करने के प्रयास करते हैं, उनको ये युवा ज्यादा क्यों सुन रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं, एक मुस्बत और मनफी उर्दू में कहते हैं, और उसको हम इंग्लिश में नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं। और ऐसा ही दूसरे और अल्फाज में कह लीजिए अच्छाई और बुराई। तो अगर आप किसी को अच्छाई की तरफ बुलाएंगे
तो वो बहुत जल्दी नहीं आएगा, उसमें टाइम लगेगा अच्छाई की तरफ आने के लिए। और किसी को बुराई की तरफ कोई अगर ढकेलना चाहता है तो वो दौड़ता हुआ चला जाता है। बुराई बड़ी तेजी से फैलती है और अच्छाई को फैलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, मगर बुराई का अंत हो जाता है, वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। और अच्छाई वो और सच्चाई हमेशा टिकी रहती है और वो एक लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। तो ये दरअसल ये एक फर्क है नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो इस फर्क को थोड़ा सा आपको समझना होगा। और कुछ इस तरीके से ऐसे ही यति नरसिंहानंद जैसे लोग कुछ इस तरीके से बयान दे देते हैं कि उसमें और बल मिल जाता है उनको, और इस तरीके से माहौल बनाने में, क्रिएट करने में, उत्तेजना फैलाने में, मुश्तिल करने में बल मिल जाता है कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को। तो इस पे सभी लोगों को, जितने भी चाहे हिंदू हैं या मजहबी हैं, जितने भी मजहबी रहनुमा हैं, उन लोगों को गौर फिक्र करना है और मीडिया को भी इसमें गौर आपने एक फिक्र करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, मैं जरा उसको समझ लेता हूं। मेरे साथ सर्वेश कुमार सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी लखनऊ से जुड़ गए हैं। सर्वेश जी आपका भी स्वागत है। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, अभी एक बयान जो दिया बरेलवी साहब ने वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा रेडिकलाइज हो रहे हैं मुस्लिम युवा, लेकिन इधर से भी ऐसे बयान आते हैं जो उनको भड़काते हैं या बुराई की तरफ जाने पर मजबूर कर देते हैं। प्रवीण जी, देखिए, मौलाना साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ये आपकी बातें बिल्कुल सही है, कई जगह दोनों तरफ है, लेकिन आपके तरफ के लोग हिंसा बहुत तुरंत करते हैं और इधर जो बयान भी देते हैं ना, तो उनको संपूर्ण लोग साथ नहीं देते, समर्थन नहीं देते। ऐसा नहीं कह सकते कि उनको जा करके हम आप जो है वो करेंगे। देखिए, जो गलत चीजें हैं गलत ही है। हम जब हमें हमारी भगवान का अपमान होता है, दुख होता है, तो स्वाभाविक है कि आपकी भी भावना आहत होगी, तो उतना ही दुख और पीड़ा होगी। तो ये हर धार्मिक व्यक्ति इस चीज को समझ रहा है। तो हमारी आपकी स्थिति बराबर पे है। मैं ये चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि हमने PFI के खिलाफ भी किया, उनके कन्हैया कुमार के जो हत्यारे उनके खिलाफ भी फतवा जारी किया, ये बहुत स्वागत योग्य, करना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं इसके साथ जो बड़े इस्लामिक संस्थानें हैं उनको भी आप कहिए कि इस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि तभी देश में सद्भावना रहेगा। आपने जो कहा भाईचारा होती थी, भाईचारा, भाई बहुसंख्यक हिंदू समाज है, तो आप देखिए कि हिंदू तो खुद ही वो करते भाईचारा के समर्थक है, लेकिन हमें चारा की तरह चबाए जाते कोई जा रहा है और उनको गलत शिक्षा दी जा रही है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं विराम लगने चाहिए। इसको हमें और आपको ये मिल करके कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि इसके खिलाफ जो है हम बड़े स्तर पे इसको करना पड़ेगा। और हम किसी भी कट्टरपंथी ऐसे जिसमें आपके भावना को आहत करते हैं, ऐसी चीजों का समर्थन नहीं। हम तो अपने अधिकार की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि सबका सब विकास करें, लेकिन अपने अधिकार की जहाँ हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार, उसकी आवाज हम उठाने के समर्थक है। और आप भी उठाइए जहाँ मुसलमानों पे अत्याचार हो तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं ऐसी आवश्यकता पड़े तो मानवता को हम खत्म कर लें। हम मानवीय आधार पे हम चलते रहें। ये एक ऐसा विषय है कि इस विषय में अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हालात जो हैं वो सामान्य हो। आप सभी ने अपील की है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बातें होती रहती है, विचारक अपनी बातों को रखते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चर्चा बड़े परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस तरह की आगे समाज में बातचीत देखते हैं उसमें बहुत अहम है। सर्वेश जी, क्योंकि यहाँ की पत्रकारिता ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो सियासी हालात हैं उनको बहुत करीब से और बारीकी से जानते हैं। सर्वेश जी, एक सवाल शुरुआत में उठा, हमने देखा अखिलेश यादव का बयान हो, सुधांशु त्रिवेदी जी का बयान हो, ये सारे बयान जो है इस तरफ इशारा करते हैं कि एक तरह से इस पर राजनीति शुरू हो गई है। एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है, दूसरा उसके बाद में मामले का बिगड़ जाना होता है। क्या आपको इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश जैसी चीज दिखाई देती है तो इसका क्या आधार है? क्या इसको आगामी जो उपचुनाव आने वाले हैं उनसे जोड़ना ठीक है, या ये इशारा करते हैं कि इस तरह की घटनाएं इस वजह से भी थोड़ा परवान चढ़ती, इनको हवा दी जा रही है? देखिए प्रवीण जी, ये जो घटना कल हुई है बहराइच में, इसके पीछे कोई साजिश है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसके लिए गहन जांच की जरूरत है। एकदम से ये कहना कि इसके पीछे साजिश है ये तो उचित नहीं होगा। इसके लिए जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो निष्कर्ष आएंगे उससे पता चलेगा, पुलिस जांच करेगी भी। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है इस घटना में कि ये जो शोभा यात्रा निकल रही थी मूर्ति विसर्जन के लिए,
लोग जा रहे थे, उसमें कुछ विवाद हुआ, बवाल हुआ नारेबाजी को लेकर, और उसके बाद एकदम से जिस तरह फायरिंग होने लगी और 20 राउंड फायरिंग हुई, एक युवक रामगोपाल मिश्रा की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ और 4-5 लोग और घायल हैं। तो ये इस बात के लिए तरफ इशारा तो करती है कि साजिश भले ना हो, लेकिन तैयारी जरूर थी कुछ लोगों को, क्योंकि एकदम से फायरिंग हो जाना, असला निकल आना और सीधे गोली मार देना, ये बहुत गंभीर बात है। विवाद होते हैं, पथराव होते हैं, लाठी पटकती है और आपसी झगड़े तमाम शोभा यात्राओं में और जगह भी हुए हैं, बिहार में भी हुए हैं, झारखंड में भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कई जगह हुए हैं। लेकिन इस तरह की घटना कि सीधे गोली मार देना, ये बहुत गंभीर बात है। ये घटना उसी तरह की है जैसे उत्तर प्रदेश में एक समय, वो भी 2002 या 2003 की घटना है, कानपुर में एक दंगा हुआ था और कानपुर में एक एडीएम थे पाठक जी, उनको सीधे गोली मार दी गई। ये बहुत बड़ी घटना थी उस समय। सीधे वो मौके पर गए, कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए उन्हें गोली मार दी गई थी। उसी तरह की ये घटना। और एक प्रवीण जी, एक चीज और खास है बहराइच में, क्योंकि बहराइच जो है ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर का जिला है। उत्तर प्रदेश क्या देखते हैं, देश के बॉर्डर का जिला है। नेपाल की ये तराई है, नेपाल का सीमावर्ती जिला। नेपाल के सभी जिले कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है जी। और इन जिलों में विशेष सतर्कता बरती रही है पुलिस। और पहले काफी दिन पहले ऐसे इनपुट भी मिले थे कि इस पूरे जो ये बेल्ट है नेपाल की तराई की, इसमें आईएसआई का नेटवर्क भी एक समय था। 2002 में हुई थी, उस समय गोरखपुर में बवाल हुआ था जी। बहराइच की घटना पर हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ शांति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबके बीच में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत को आगे बढ़ाऊं उससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अवधेश प्रताप सिंह ने क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा है। हाँ, जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है, जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं। कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। सर्वेश जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने जानकारी दी आपको बहराइच के बारे में, आपको बताया कि किस तरीके से बहराइच जो है वो एक सीमावर्ती देश की सीमा का इलाका है और ये संवेदनशील क्षेत्र वैसे भी माना जाता। अगर आईएसआई की एक्टिविटीज़ के लिहाज से देखें तो मैं जाऊंगा अपने बाकी के मेहमानों के पास भी, लेकिन सर्वेश जी मैं चाहूँगा पहले आप अपनी बात को पूरा करें। बहराइच जो है इस पूरे क्षेत्र को आप समझा रहे थे। दूसरा, हमने देखा है कि यहाँ की स्थानीय राजनीति देखें या यहाँ पर जिस तरह का कॉम्बिनेशन है उससे भी ये क्षेत्र संवेदनशील बन जाता है। आप अवधेश प्रसाद जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि यहाँ पर प्रशासन को पहले से मुस्तैदी दिखानी थी, वहाँ पर मुस्तैदी नहीं दिखाई दी। हालांकि ये जाँच का विषय, ये भी वो साथ में जोड़ते चले एहतियातन। फिर भी इस क्षेत्र को लेकर आपकी एनालिसिस क्या कहती है और इस तरह के हालात बनने के लिए कौन जिम्मेदार है, वो आपकी बात से हमको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, हम कह रहे थे कि गोरखपुर में एक घटना 2002 में हुई। उस समय गोरखपुर में बवाल हुआ था और महत्वपूर्ण यह है कि
उस समय के जो विजुअल्स थे वो पाकिस्तान के पीटीवी पर दिखाए गए थे, यानी कि तत्काल विजुअल पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो ये क्षेत्र पहले से संवेदनशील रहा है यहाँ, क्योंकि नेपाल में आईएसआई का बहुत बड़ा नेटवर्क रहा है और नेपाल जो कुछ भी पाकिस्तान जो कुछ भी गड़बड़ियां करने की कोशिश करता है भारत में, या युवाओं को बरगलाना हो या किसी तरह की गतिविधियां उसे करनी हो या इनपुट लेना हो, वो नेपाल के माध्यम से ही करता है, क्योंकि नेपाल से पहुंच बहुत आसान है भारत के अंदर जाना भी और आना भी। तो पूरी जो नेपाल की बॉर्डर है, ये जो सीमा है भारत की, नेपाल की जो तराई है, इसमें गोरखपुर और ये इधर लखीमपुर खीरी, ये सारे जो जिले हैं, बहराइच, ये सब बहुत संवेदनशील हैं और आवश्यकता ये है कि इन पर हमेशा बहुत सतर्क नजर रखने की जरूरत है। एक ये भी इनपुट आया था और ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ही था कि इस पूरे क्षेत्र में मदरसों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी, मदरसे और मस्जिदें बहुत तेजी से बढ़ी और बड़े कहीं से उनको फंडिंग हुई, बड़ी अच्छी उनकी बिल्डिंगें बनी, मदरसे बने, मस्जिदें बनी। तो ये पुलिस की नॉलेज में आया था, पुलिस ने इस पर जांच भी की थी और पूरी एक लिस्ट भी बनाई गई थी। तो पुलिस के पास इनपुट तो रहा होगा और आगे और इस पर सतर्क रहने की जरूरत है कि इस बेल्ट में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, और वो देश के लिए ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। और अवधेश प्रसाद जी कह रहे थे, बात इनकी भी सही है कि प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है। जहां से भी यात्राएं निकले, उन शोभा यात्राओं के साथ पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता होती है और जो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं या प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे हैं, उनके रूट निर्धारित होते हैं, उनको निर्धारित रूट पर ही चलना चाहिए। दूसरा, जो यात्राएं हैं उनमें भी किसी तरह के उत्तेजक नारेबाजी ना हो, किसी दूसरे समुदाय को भी भड़काया ना जाए, ऐसे भी बयानबाजी नारेबाजी ना हो लाउड स्पीकर पर या डीजे पर, जिससे कोई दूसरा समुदाय भड़के। ये भी सतर्कता रखने की जरूरत है और ये पुलिस ही रख सकती है, पुलिस को कड़ाई की भी जरूरत है जी। अब पूरा प्रशासन और सरकार लगी है कानून व्यवस्था को ठीक करने में। हमें लगता है कि आज व्यवस्था काफी सुधर जाएगी, क्योंकि पुलिस भी काफी सतर्क रही है। सर्वेश जी, मैं आऊंगा दोबारा, थोड़ा सा एक कनेक्शन का इशू भी आ रहा है, लेकिन आपकी बात जो है वो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में अभी आपने जो वक्तव्य रखा उसमें आ गए हैं। ये बात सही है और इस सब के बीच में मेरे साथ हाजी नाजिम खान साहब भी जुड़ गए हैं। नाजिम भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन चक्रपाणी जी, एक बात ये बार बार पॉइंट आ रहा है, आपने देखा अखिलेश यादव का भी बयान था, अभी सर्वेश जी ने भी इस बात पर इशारा किया है कि जब कोई प्रोसेशन निकलता है तो उसमें किसी किस्म की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लाउड। हालांकि ऐसा कहा गया नहीं कहा गया स्पष्ट नहीं है। जैसा आपने बरेलवी साहब को सुना, उन्होंने कहा कि गोलमोल अखिलेश यादव के बयान को उन्होंने बताया था कि बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा, अगर कहा गया तो भाई बताइए कहाँ से उनको जानकारी मिली है। लेकिन फिर भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ऐसा कहा जाता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमसे पहले सर्वेश कुमार सिंह जी ने बोला, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका जो उन्होंने बात रखी, बहुत सही बात रखी। देखिए, पिछली बार जो वहां से काफी संवेदनशील जो वो है, वो पाकिस्तान से जुड़े हुए लिंक भी पाए जाते हैं, नेपाल से जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो इसलिए सवाल यहाँ ताली का नहीं है, सवाल यह कई बार उकसावे की राजनीति भी होती है कि लोग उकसा करके दंगे का रूप दे देते हैं। अब कोई कब तक बैठे रहेगा, ये बातें हैं। आप देखिए कि कहीं ना कहीं अगर जो मान लीजिए आप जानबूझ करके हम कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं या शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और उस पे एक तो पहले की घटना देखिए, पिछले कुछ सालों से बार बार ये दोहराए जा रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, और उस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाए, ईटा पत्थर मारा जाए, तो स्वाभाविक रूप से जो श्रद्धालु है वो तो भड़केंगे ना। अभी मौलाना साहब जो बैठे थे वो क्या कह रहे थे कि जी किसी ने हमारे उनको हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ बोला, तो उनकी भावना आहत हुई तभी तो वो व्यक्त कर रहे हैं। तो हमारे देवी देवताओं के अगर ईटा पत्थर कोई मारेगा तो स्वाभाविक रूप से उधर से प्रतिक्रिया जो श्रद्धालु है करेंगे, तो इससे बात बढ़ जाता। विषय यह है कि शुरुआत जो एक तरीके से हो रही है, और एक हमें कहीं ना कहीं जो हमारे देश दुश्मन है जैसे पाकिस्तान है और भी एक हमारे देश के जो साजिश रचने वाले लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि देश में शांति हो ना, देश में किसी भी तरीके से संघर्ष हो। और यहाँ पे
एक वर्ग को उकसा दिया जाए, वो तुरंत जो है शुरू हो जाता है, वो अपने अपना धर्म मान करके वो दंगे कराने की स्थिति में आ जाता है। हिंदू तो हमेशा अपने बचाव में रह रहा। आप देखिए यहाँ भी हिंदू मारा गया और उसके बाद सबसे पहले तो हिंदू ही मारा गया ना। तो मूल विषय यह है कि इस बात को समझना पड़ेगा, जो शांति की अपील जो मुस्लिम संस्थाएं या मुस्लिम मौलाना बाद में करते हैं, अगर वो पहले ही अपने युवाओं को कंट्रोल कर लेते और वो बता देते कि भाई ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तुम अगर दंगे करते हो, हिंदुओं को इस बहुसंख्यक हिंदुओं पे प्रतिमाओं पे ऐसे वो कर रहे हो, तो निश्चित रूप से इस पे विराम लगता। लेकिन ऐसा नहीं होता, दुर्भाग्य से वो ये करने में, समझाने में असफल है। और असफल होने का कारण ये है कि हिंदू बार बार अपमानित हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं को बार बार अपमानित किया जा रहा है। तो प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है। ताली यहाँ पे दोनों हाथ से बजने का मतलब नहीं, जबरदस्ती कोई जाके नहीं लड़ रहा। आप बताइए, एक भी प्रवीण जी की किसी मंदिर से इनके उस पे पत्थर चले हों कभी, इनकी जो रैली निकलती है या आपने जो बातें कही और आपसे पहले बरेलवी साहब ने जो कही थी, उससे 2-3 पॉइंट निकले हैं। मेरे साथ AK जैन साहब जो कि पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के, और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के विषय में वो और ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे, इस क्षेत्र को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन नाजिम साहब, उससे पहले अभी कुछ ऐसे पॉइंट आए हैं जिन पर आपका जवाब लेना बहुत ज़रूरी। मैं चाहूँगा कि थोड़ा एक क्रिस्प कमेंट में आप बताएं। बरेलवी साहब अभी आपसे पहले कह रहे थे कि मुस्लिम युवा रेडिकलाइज हुआ है, उनका ये स्टेटमेंट है। कई लोग कोशिश करते हैं उनको भड़काने की। दूसरा, अभी आपने देखा कि जो सर्वेश जी ने कहा वो भी महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर बंदूकें थी, साजिश है नहीं है जांच का विषय है, लेकिन तैयारी थी। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जैसा आप चक्रपाणी जी कह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले से युवाओं के ये जहन में कौन भर रहा है, वो दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करें जितने अपने धर्म का करते हैं। ये उनको सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ परवीन जी, देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूँ कि सौहार्द बना रहे, क्योंकि ये मुल्क सभी का है, ये हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। ये अगर एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अफवाह से भी बचे, क्योंकि अफवाहों का जरासी अफवाह से तुरंत, अरे सुन लीजिए चक्रवर्ती महाराज जी, अफवाह पूरी तरीके से फैलाकर पूरे देश को बर्बाद करने की जो स्थिति बन है, उससे सुन लेते हैं चक्रपाणी जी। चक्रपाणी जी, उनकी बात आप जब अपने मदरसों में सिखा दो कि एक दुश्मन है आपका काफिर है जो मूर्ति ठीक है चक्रपाणी जी, एक मिनट, एक यही सवाल रखा है उनसे, सुन लेते हैं उनका टेक क्या है इस पर। यही सवाल मैंने भी रखा है उनसे। हाँ परवीन जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वहां पर हत्या हुई है, देखिए हम बड़े दुखी हैं, क्योंकि वहां पे मानवता की हत्या हुई है। वहां पे ना हिंदू की है ना मुसलमान की, मानवता की हत्या हुई है। अगर इसको एक धर्म के चश्मे से देखा जाएगा तो बिल्कुल गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा मिलनी चाहिए हर किसी को। अब जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई वहां पर, तो देखिए शोभा यात्रा निकालने पर कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत थी। क्या जरूरत थी कि मस्जिद के आगे जाकर आपने गंदे अभद्र भाषा का प्रयोग करना, फिर वहां पर हरा झंडा हटाकर वहां पर भगवा झंडा लहराना और दीवारें तोड़ देना और गंदी गंदी गालियां देना, कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जांच का विषय है, अगर जांच होगी तो सबको पता चल जाएगा कि आखिर साजिश रस्ता कौन है। लेकिन मैं परवीन जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि सौहार्द बनाए रखे, क्योंकि अभी देखिए आपने देखा होगा सड़क पर किस तरीके से हमारे जो DGP साहब चल रहे थे, हाथ में उनके पिस्टल भी थी, अरे वो बता भी रहे थे कि यार इशारा भी कर रहे थे। और मैं ये भी कहता हूँ उन्हीं के कुछ वीडियो में फोटोज में ये आया है कि कुछ डंडे लेके चल रहे हैं सिविल वाले, यानी कि पुलिस से सिविल वाले, तो वो चल रहे हैं। आखिर उनको ये परमिशन कौन दे रहा है डंडे लेकर? इसका मतलब ये है नहीं, मैं आपको बता दूं 10 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, कोई परमिशन नहीं दी गई है। किसी भी धर्म मजहब का हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है, किसी धर्म मजहब का हो, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 10 लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई किसी धर्म विशेष को देखकर की गई है। जो भी वहां माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाँ परवीन जी बिल्कुल, देखिए हाँ देखिए होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, देखिए हम तो योगी जी से कहते हैं कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए और जो भी दोषी हो उस पर सख्त से कार्रवाई कीजिए। हम तो देखिए ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन और सुकून बना रहे, लेकिन हम लोगों को अगर टारगेट किया जाएगा। साहब AK जैन साहब जैसी शख्सियत हमारे साथ पैनल पर मौजूद है, थोड़ा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला इसको समझते हैं। जैन साहब, ये पूरा मामला क्या एक साजिश, एक सवाल हमने रखा कि इस साजिश के पीछे कौन, तो पहले तो क्या ये साजिश दिखाई पड़ती है? सर्वेश कुमार सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि अगर यहाँ पर पिस्टल थी लोगों के पास, फायरिंग 20 राउंड फायरिंग होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर असला पहले से मौजूद था। ये क्या एक तैयारी शुदा
बेहुदा चीज लगती है? इस चिंगारी को भड़काया गया है, कुछ लोग प्रिपेयर्ड थे, या आप इस तरह की घटनाओं को कैसे देखते हैं और फिर आगे की स्थितियां क्या देखते हैं बहराइच में? माफ कीजिएगा, मैं एक्चुअली अभी तक आज तक चैनल पे बोल रहा था, इसलिए थोड़ा लेट आ पाया हूं जी। एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि बहराइच बहुत समय से, दसियों वर्षों से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले की श्रेणी में अंकित। नंबर 2, मुझे नहीं लगता कि कभी महसी में, महाराजगंज में कभी कोई दंगा हुआ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे 36-37 साल सर्विस की है। ये मुझे जो प्रतीत होता है, इसके पीछे कुछ चंद तत्व जरूर हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी थी कि अगर जुलूस इधर से निकलेगा या इधर से डीजे बजेगा तो उसके ऊपर पथराव किया जाएगा या बोतल फेंकी जाएगी या फायरिंग होगी। ये पता लगाया जाना चाहिए, लगाया भी जाएगा और पता चल भी जाएगा कि कौन लोग थे जो इसके पीछे थे, किन्होंने ऐसा किया। मेरा ये मानना है कि किसी का भी धार्मिक स्थल हो, उसके सामने से निकलते हुए बहुत शालीनता से निकलना चाहिए और किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक नारे या कोई नहीं लगाने चाहिए। दूसरा जो है, ये सब धर्मों को इसका पालन करना चाहिए और होता भी था पहले उत्तर प्रदेश में। ये मैं देख रहा हूं कुछ जाहिलपन इधर ही कुछ समय से आ गया है, वरना हमेशा से ये होता था और सब धर्मों के बुजुर्ग लोग स्वयं मौजूद रहते थे और अपने सामने से जुलूस को निकलवाते थे। अब हो क्या गया है कि वो तो अंदर घरों में घुस गए हैं और जो यंग कुछ लड़के हैं जो उपद्रवी हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और उसी की वजह से ये सब घटनाएं होती हैं। इसमें भी अवश्य पता चलेगा कि छतों पे ईंटें, पत्थर, बोतल किसने इकट्ठी करी थी, किसने वेपन इकट्ठे करे थे, किसने ये खींचकर अंदर ले जाकर राम गोपाल मिश्रा, क्योंकि घटना जो तूल पकड़ी है वो राम गोपाल मिश्रा की हत्या से पकड़ी है। ये किसने उसमें हत्या की है? मैं 10 लोगों का नाम देख रहा था, 6-7 लोग नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। बहुत कड़ी कार्रवाई ऐसे तत्वों के विरुद्ध होनी चाहिए जिन्होंने कि एक माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। इसकी पूरी समीक्षा करनी होगी कि क्या पुलिस की, लोकल इंटेलिजेंस की, जिला प्रशासन की तैयारी पूरी नहीं थी? क्या यहाँ पे अमन कमेटी की बैठक वगैरह नहीं की गई थी? क्या पहले से कोई इंटेलिजेंस इस बात की थी कि यहाँ पे कोई दंगा हो सकता है? थी तो वहां पर पीएसी वगैरह का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था और सीनियर ऑफिसर्स को स्वयं मौजूद रहना चाहिए था। घटना खराब हुई है, कई साल के बाद ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है और मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारी पुलिस है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ खुद मौके पे हैं और भी लोग हैं, अधिकारी हैं, लगे हुए हैं, चिन्हित कर लेंगे जो भी दंगाई हैं। हमने तो सर्विस के आने पे यही सीखा था कि कोई दंगाई की कोई जात नहीं होती, जो बदमाशी करे, जो दंगा करे, उसको पकड़ के बंद करिए। इसमें भी यही एक्शन होगा और अवश्य एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे प्रदेश में एक संदेश देना है कि अगर कोई इस तरह का उत्पात करने का किसी अन्य स्थान पर प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ भी ये एनएसए इत्यादि के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं जितना देख पाया जैन साहब तस्वीरों में, मुझे ऐसा लगता है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद उतरे जमीन पर, जिस अंदाज में दिखे उससे बहुत चीजें कंट्रोल में आई। मतलब एक मैसेज उन्होंने सीधा दिया कि नहीं, माहौल खराब किया तो कड़ी कार्रवाई होगी और उसके बाद में हालात कुछ हद तक काबू में आए। लेकिन उससे पहले जो जिस युवक की हत्या हुई है वो ज्यादा गंभीर मसला है और आपको लगता है कि बहराइच में अब वो लोग जो युवक के परिजन हैं या सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब ये उम्मीद कर रहे होंगे कि कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा या बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से, और वो आप कैसे देखते हैं? उसका क्या मैसेज जाएगा? देखिए, जो भी परिवारीजन हैं उनका ये सोचना सही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये कांड तभी दबेगा जब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जब मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है कि दंगाइयों की गिरफ्तारी में, हत्यारों की गिरफ्तारी में ढिलाई बढ़ती गई है, तो वो मामला हमेशा तूल पकड़ गया है। और जब मेरिट पर सही एक्शन होता है तो लोकल लोग सब जानते हैं, वो जब सही एक्शन होता है, दोषियों पर कार्रवाई होती है, निर्दोष व्यक्तियों पे नहीं होती है, दंगा स्वतः थम जाता है। मेरा ये मानना है कि आज का दिन और है और ये दंगा थम जाएगा और जब गिरफ्तारियां प्रारंभ होंगी, जो दोषी लोग हैं पकड़े जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे, सख्ती की जाएगी। कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं और ये पूरी समीक्षा करनी होगी कि कहां पर क्या चूक रही और क्यों रही।
और कौन इसके लिए दोषी है। नाजिम साहब, आप भी कड़ी कार्रवाई का तो समर्थन करेंगे कि जिन लोगों ने हत्या करी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? परवीन जी देखिए, जिस तरीके से मैं AK जैन साहब को सुन रहा था, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जहां पे ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उससे पहले ड्रोन कैमरे से वहां पर निगरानी रखनी थी। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखते तो हो सकता है कि वहां पर जिस तरीके का माहौल बना था वो शायद नहीं बन पाता। कौन असामाजिक तत्व थे जो एक इंसान के शक्ल में भेड़िए बन के आए, जिन्होंने इसको अंजाम दिया? तो हम तो यही कहते हैं कि देखिए, जो इस तरीके के कुकृत्य करता है, घटना को अंजाम देता है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान की शक्ल में भेड़िया है, शैतान है। उसके खिलाफ सख्त पर एक्शन होना चाहिए। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर एक हत्या हुई है, देखिए हत्या हुई है, हम जो हत्या हुई है जिस पीड़ित परिवार के, हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, ऐसे मुस्लिम समाज माननीय योगी जी से विनती करता है। लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इस जाल में ना लिया जाए कि हाँ ये भी हो सकता है, सकते दायरे में पता चले फिर बाद में जब वो निकल के आता तो वो निर्दोष होता है। इसका एक और थोड़ा गहरा पहलू होता है, वो भी समझ लेता हूं सर्वेश जी से। सर्वेश जी, एक सेंटिमेंटल पहलू भी होता है। हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं जब भी होती, होना नहीं चाहिए, पर दुर्भाग्य से ये होता है कि दो धड़ों में सोच भी बढ़ जाती है। ये सिर्फ लोगों के बंटने की बात नहीं है, एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कि कार्रवाई इस स्तर से होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इसने सही किया उसने गलत किया, ये भी हम देखते हैं कि सोच के लेवल पर बढ़ जाता है। आप बहराइच की वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं और जिस कड़ी कार्रवाई की बात AK जैन साहब कह रहे हैं, वो क्या कार्रवाई हो जिससे एक मैसेज जाए? सबसे पहले तो जो घटना हुई है उसमें कार्रवाई आवश्यक है। जिन लोगों ने गोली चलाई है या जिन्होंने पथराव किया है उनके खिलाफ FIR हो गई होगी संभवतः, अभी जानकारी नहीं मिली है कि FIR कितने लोगों के खिलाफ हुई है। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए सबसे पहले। इसके अलावा जो साजिश की बात हो रही है उसे गहनता से जांच हो, और साजिश करता अगर कोई लोग हैं तो उनके खिलाफ भी पुलिस को गंभीर और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, ये जांच का पहलू है कि जो असला था वो कहाँ से आया और कैसे पहले से तैयार रखा गया था क्या, और जो पथराव हुआ जुलूस पर, हो सकता है कि जुलूस की तरफ से भी कुछ नारेबाजी हुई हो, लेकिन जिस तरह से पथराव हुआ तो क्या घरों में पत्थर पहले से मौजूद, पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई तैयारी तो थी, और जो लोग इस तैयारी में शामिल थे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूरा एक तरह से, पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं जैन साहब तो रहे हैं लंबे समय तक। इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में होती थी, मेरठ में होती थी, संभल में होती थी, ये घटनाएं होती थी। लेकिन अब ये पूर्वांचल में इधर नेपाल के बॉर्डर पर हो रही हैं। हमने पहले भी कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर मसला है। इस पर न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की वारदातें, घटनाएं क्यों हो रही हैं, कौन तत्व हैं, क्या कोई बाहरी तत्व तो सक्रिय नहीं है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसलिए कई और एजेंसियों को भी अपनी जांच करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी। ये यही मेरे जहन में भी ये सवाल आ रहा था जो मैं जैन साहब को भी मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूं। चर्चा को अंतिम दौर में ले जाएंगे, क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ भी धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। जैन साहब, हमने दिल्ली में भी इस तरह की जो सर्वेश जी ने स्थिति बताई, आपको याद होगा दिल्ली में एक घटना हुई थी और उसमें भी लगभग यही स्थितियां थी कि पहले से चीज़ों को तैयार रखा गया था, यानी ऐसा माहौल बनाना था। अब ऐसा माहौल बना के कभी भी अच्छे नतीजे नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं अंधों की तरह फॉलो करने लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कठपुतलियों की तरह इन लोगों को नचाते हैं या इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है बस्ट होना चाहिए कि ऐसा बड़ा रैकेट कहां से असला आ रहा है, कौन लोग इनके पीछे हैं, कोई बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन, ये सारी चीजें भी सामने आए तो लगेगा बड़ी कार्रवाई हुई। हाँ, हत्या संबंधित कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, जो लोग घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से, लेकिन उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर थोड़ा इसकी जांच पड़ताल की आवश्यकता है। बिल्कुल होगी। इसमें सेंट्रल एजेंसीज भी जांच करेंगी, स्टेट की एजेंसीज भी जांच करेंगी कि इसके अंदर है कौन भड़काने में, किसने तैयारी कराई थी, वहां पर राइट किसने कराने की योजना बनाई थी। देखिए, जो आपका सर्वेश जी का कहना है बिल्कुल सही है। राइट एकदम से ऐसा नहीं होता कि जुलूस जा रहा है और राइट हो गया।
वो तो छोटी मोटी मारपीट होती है, कहा सुनी होती है, गाली गलौज होती है, उसको पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट वहां पे रहते हैं और समझा बुझा के अलग कर देते हैं। दोनों समुदायों के बुजुर्ग लोग वहां पे रहते हैं, डांट डपट के अपने अपने लोगों को अंदर कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसकी कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता है उत्तर प्रदेश में। ये जो घटना बड़ी हुई है, ये मेरा ये मानना है कि इसकी अवश्य कुछ लोगों ने तैयारी कर रखी थी। और देखिए, कुछ बातें बड़ी यूपी में तय हैं। नंबर एक, जुलूस के मार्ग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं संभव है। जुलूस के मार्ग में अगर कोई भी परिवर्तन करता है तो वो गलत है और पुलिस को तत्काल वहीं पर उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि जुलूस में के मार्ग में परिवर्तन का जो अधिकार है वो केवल प्रदेश सरकार में है। चाहे वो रूलिंग पार्टी के लोग हों, चाहे अपोजिशन के लोग हों, कोई रूट बदलने की कोशिश करे, तुरंत उसको वहीं पे चाहे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, वहीं पर रोक देना चाहिए। नंबर दो, अगर ऐसी कोई प्लानिंग है, जैसा नाजिम साहब कह रहे हैं कि ड्रोन कैमरों से तब तलाशियां ली जाती हैं। ड्रोन कैमरों का तब इस्तेमाल होता है जब इस बात के एक संभावनाएं रहती हैं कि यहाँ पे आज दंगा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई संभावना थी, वरना वहां पर डिप्लॉयमेंट भी ज्यादा रहता, वहां पर छतों की तलाशी भी हुई होती और वहां पर जो है वो सतर्कता अधिक बढ़ती गई होती। जैसी कि बढ़ती गई है, उससे बहुत अधिक सतर्कता बढ़ती गई होती। अब यह है, इसका पोस्टमार्टम होगा, पूरा पता लगाया जाएगा। सर्वप्रथम तो जो दोषी हैं, अमन तभी होगा। आप ये आपने बहुत जरूरी बात कही जैन साहब, ये आपने बड़ी जरूरी बात कही। नाजिम साहब, ऐसा नहीं होता कि मुस्लिम क्षेत्र से अगर हिंदू प्रोसेशन गुजर रहा है तो ये मान के चला जाए कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा। हम तो एक ऐसे जगह पर रहते हैं और देखते आए हैं कि ये बहुत आम इस तरह की बात, लेकिन वहां पर इस तरह के पत्थर या इस तरह की बोतलें या किसी ने असला रख रखा है, इस बात का किसको अंदाजा होगा, किसको अंदेशा होगा? परवीन जी, मैं तो सबसे पहले यही बात कहना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें। और देखिए, शांति बनाने रखने के लिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम लोगों को टीवी चैनल पर इस तरीके की बातें करनी चाहिए ताकि अमन व सुकून का मैसेज जाए, ताकि जो हमारी जनता एक आस लगाई रहती है कि टीवी चैनल पर बैठने वाले शांति की बात करेंगे तो उनके मन में ये लगेगा कि हाँ, सुरक्षा की बातें हो रही है। और रही बात यह कि देखिए, मैंने ये कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो पता चल जाएगा कि आखिर दोषी कौन है, साजिशकर्ता कौन है। लेकिन मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि ये दंगा भड़काने वाले आखिर ये है कौन लोग जो एक इंसान की शक्ल में आते हैं और पत्थरबाजी करने लगते हैं। आखिर पत्थर आता कहां से है? तो ये भी बहुत बड़ा एक विषय है। और जहां ठीक है, कुल मिलाकर अभी जो बातचीत हुई है उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि इस मामले में कुछ लोग हो सकते हैं जो पीछे साजिशकर्ता के तौर पर हों। ए.के. जैन साहब जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तक ये कहा है कि ये पूरा साफ साफ दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर पहले से तैयारी की गई थी। जैसा सर्वेश जी ने बताया कि ये क्षेत्र अपने आप में बहुत संवेदनशील है, नेपाल की बॉर्डर से लगा हुआ है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां यहाँ एक्टिव रहती हैं, तो इस लिहाज से भी इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मामला है। ठीक है, नाजिम साहब जो कह रहे हैं, शुरुआत से मैं भी आपसे कह रहा हूं, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, किसी तरह का सोशल मीडिया पर जो भी चीजें आती हैं उसको लेकर सतर्क रहें। किसी झूठ में, किसी बहकावे में और किसी भी तरह के उग्रता में बिल्कुल फंसने की जरूरत नहीं है। ये अमन का देश है, शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की हिंसा होती है तो इससे किसी का भला नहीं होना है, सबका नुकसान होना है, इससे परेशानियां बढ़नी है। इसीलिए किसी तरह की हिंसा में अपने आप को इन्वॉल्व न करें। नाजिम साहब आपका शुक्रिया, ए.के. जैन साहब आपका शुक्रिया, सर्वेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।